हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने जो पृथ्वीराज की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का जो टॉपिक है वो क्वेश्चन जो है उसका वो कंप्लीट करा था। इस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हम कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम टिप्पणियों का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है, तो इसके 3-4 पार्ट्स बनेंगे। जितना होगा मैं आप लोगों को कवर करवाने की सोचूंगी। सो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से अपना जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। एंड जो निम्नलिखित ग्रंथ जो दिए गए उन पर हमने टिप्पणी करनी है। पहला ग्रंथ जो है वो विद्यापति का है। विद्यापति का जो जन्म है वो सन 1425 में बिहार के दरभंगा जिले में विस्पे गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जो है वो गणपति ठाकुर था और वे एक अच्छे कवि थे। विद्यापति का जो हाथ है वो संस्कृत पर असामान्य था, यानी असामान्य तरीके से उनका अधिकार था। कहने का अर्थ है कि विद्यापति जो है वो संस्कृत में अपनी अधिकतर रचनाएं किया करते थे। उनकी जो संस्कृत है वो बहुत अच्छी थी। उनकी संस्कृत पर एक जो है वो जो ये कह लो कि कड़ी पहुँच थी संस्कृत पर, कड़ा उनका हाथ वहाँ पर जमा हुआ था। उनके अधिकतर जो रचनाएं वो संस्कृत में ही हैं। हिंदी साहित्य में उनको अक्षुण्ण महत्व प्रदान करने वाली 3 रचनाएं यानी अक्षुण्ण महत्व यानी अधिक महत्व प्रदान करने वाली 3 रचनाएं हैं। वो है कीर्तिलता, कीर्तिपताका और पदावली। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन कर रखे ना, ये तुम्हें जो है तुम लोग इसके स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना, इन्हें बाद में ज़रूर पढ़ना। ठीक है, और ये जो अंडरलाइन कर रखे ना, यहाँ से 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारी। 5 नंबर में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, बट 1-1 मार्क्स के भी तुम्हारे काफ़ी सारा क्वेश्चंस बनते हैं। सो इन्हें ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, तो एक बार ये दोबारा तो यहाँ से पढ़ते हैं कि इन्होंने हिंदी में अधिक महत्व प्रदान करने वाली जो हमें 3 रचनाएं मिलती हैं। उनकी रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्तिपताका और पदावली। कीर्तिलता और कीर्तिपताका में उन्होंने अपने आश्रयदाता यानी उनके जो सहारे पे वो रहते थे, अपने राजा का बहुत ज़्यादा उन्होंने यशोगान किया है। और पदावली में विशुद्ध श्रृंगार वर्णन है, यानी विशुद्ध श्रृंगार का वर्णन हमें मिलता है। विशुद्ध श्रृंगार से भरी हुई रचनाएं हमें उसमें देखने को मिलती हैं। पदावली में उन्होंने गीता गोविंद की परंपरा में यानी गीता गोविंद की जो परंपरा थी यानी राधा कृष्ण को नायक नायिका के रूप में चित्रित किया है और उनके बारे में लिखा है। कुछ विद्वान जो है वो विद्यापति को भक्ति कवि मानते हैं, जिनमें से ग्रियर्सन प्रमुख हैं। कि जो ग्रियर्सन जैसे अनेक जो विद्वान हैं वो विद्यापति को भक्ति कवि मानते हैं और ग्रियर्सन इनमें से प्रमुख हैं। लेकिन निष्पक्ष भाव से यदि बिना किसी पूर्ण धारणा के यदि हम पदावली को पढ़ते हैं तो कुछ पदों को छोड़कर उसमें सभी जो पद हैं वो श्रृंगार प्रधान मिलते हैं और वे तो कहीं कहीं तो अश्लील भी कहे जाने योग्य हैं। वस्तुतः देखा जाए तो विद्यापति ने किसी भी सफल श्रृंगारी के समान ही नायिका के बारे में लिखा है, उसका सफल चित्रण किया है। ये जो यहाँ पे मैंने ये लाइन छोड़ी है तो इनका तुम देख लेना, अगर तुमसे हो तो ठीक है भाई, वरना मैं इतना नहीं करवाती टिपिकल कि तुम भूल जाओ और फिर तुम्हारे मार्क्स कटे। तो ये तुम्हें लिखने की ज़रूरत वैसे तो है नहीं, इसकी वजह तुम ये लिख सकते हो कि किसी भी सफल श्रृंगारी के समान ही विद्यापति ने नायिका का सफल चित्रण किया है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है, कोई तुम्हें मार्क्स नहीं काटेगा तुम्हारे। उनके संस्कृत रचनाओं के आधार पर उन्हें शिव भक्त कहा जा सकता है। पदावली के विषय में आचार्य शुक्ल जी का मत जो है उल्लेखनीय है, यानी ये उनके बारे में पढ़ना आवश्यक जो है एक मतलब सा हो जाता है, उनके बारे में पढ़ना बिल्कुल इंटरेस्टिंग सा हो जाता है। ठीक है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें लगा कुछ लोगों ने गीता गोविंद के कुछ पदों में आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे विद्यापति को भी भक्त कह दे तो कोई आश्चर्य नहीं। कहने का अर्थ है कि जो आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे वो बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए हैं, उसी प्रकार जो है उन्हें लगाकर कुछ लोगों ने गीता गोविंद के कुछ पदों में आध्यात्मिक संकेत बताया है। यानी जो है गीता गोविंद के जो पद हैं उनमें एक अलग तरह का आध्यात्मिक संकेत यानी चिंतन का संकेत उन्होंने बताया है। और उसी प्रकार जो है यदि कोई विद्यापति को भक्ति कवि कहे तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्हें भक्ति से ही पदावली जो है वो उनकी भक्ति का ही एक नमूना है। कुछ भी हो, विद्यापति चाहे भक्त या श्रृंगारी, उनकी भाषा का माधुर्य अपनी और अनायास ही खींचता है। ठीक है, अब हम ये कहें कि विद्यापति जो चाहे भक्त थे या चाहे श्रृंगारी कवि थे चाहे भक्त कवि थे, उनकी जो भाषा का माधुर्य है यानी उनकी जो भाषा की मधुरता है वो अनायास यानी अपने आप ही जो है
पाठक को, श्रोता को अपनी ओर खींचती है। इसी कारण से, किस कारण से, विद्यापति चाहे भक्त भाषा के माधुर्य के अनायास से अपनी ओर खींचने के कारण, ठीक है। इस कारण से बंगाल वाले ने बंगला का कवि और हिंदी वाले ने हिंदी का कवि कहते थे, ठीक है। विद्यापति पदावली जो है, यानी विद्यापति द्वारा रचित पदावली जो है वो साहित्य की अमूल्य निधि है, अमूल्य है बिल्कुल। उसके लिए विद्यापति हिंदी के आदि कवि के गौरव पद पर आसीन हैं, यानी जो विद्यापति हैं वो हिंदी के गौरव पद पर आसीन है। विद्यापति के पदों में गीति काव्य के सभी गुण मिलते हैं, यानी गीति काव्य यानी जो काव्य गाया जा सकता है उसके सभी गुण मिलते हैं। उसमें नाम इनके दे दो तो बहुत अच्छा है, नहीं देना चाहते तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनमें भाव प्रवणता, व्यक्तिता तथा स्वरानुकूलता विद्यमान है। विद्यापति के गीतों से यही पता चलता है कि मानो कोई निजी विरह वेदना को स्वर दे रहा हो। विरह वेदना होता है कि बिछड़ने का दुख जो होता है, ठीक है। राधा के प्रीतम को पाने की जो व्याकुलता है वो एक एक शब्द में संगीत लिए हुए है। यहाँ पे मैंने इतना जोर इसलिए दिया क्योंकि विद्यापति के जो पद हैं वो बहुत ही जो है अपने आप में बहुत गहरे मतलब रखे, और उनके एक एक शब्द में जो है संगीत मिलता है। इस प्रकार से उन्होंने अपनी रचना की है कि भाई उनकी रचना को, उनके पदों को पढ़कर ही आनंदित हो जाए इंसान, ऐसे लगे कि भाई कोई म्यूज़िक सुन रहा है, ठीक है। उनके गीतों की मधुरता इसी बात से स्पष्ट हो जाती है कि चैतन्य महाप्रभु जैसे सन्यासी भी उन्हें गाते हुए मस्त होकर नाच उठते हैं। यहाँ पर ये चीज़ लिखने की बजाय अगर ये लिखो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उनके गीतों की मधुरता से तो जो चैतन्य महाप्रभु जैसे सन्यासी हैं वो भी गाते हुए मस्त होकर नाच उठते थे। ये लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। इनके गीत काव्य रसिकों, भक्तों या फिर विरह अग्नि में जलते हुए प्रेमियों, ठीक है, रसिक जो होते हैं, भक्त जो होते हैं और प्रेमी जो होते हैं वो सभी को समान रूप से आनंदित करने वाले हैं। यानी किसी को ज़्यादा आनंदित करे, किसी को कम करे, सबको समान रूप से आनंदित कर रहे हैं, ठीक है। पदावली के अतिरिक्त जो है वो कीर्तिलता का भी अपना ही एक निजी महत्व है। इसमें चरित्र नायक का यशगान करते हुए ऐतिहासिक तथ्यों की कहीं भी अवहेलना नहीं की गई है। कहने का अर्थ ये है कि चरित्र नायक है यानी जो राजा है उसका यशगान किया है, और उसका यशगान करते हुए किसी भी ऐतिहासिक तत्वों की अवहेलना नहीं की गई है। किसी भी ऐतिहासिक तत्व को ना नकारा गया है, ना उसमें कोई बदलाव किया गया है, और ना ही उसका जो समय संवत है, उसकी जो तिथि है वो आगे पीछे की गई है। यह आदिकाल की प्रमाणिक रचना है। कौन सी प्रमाणिक रचना है? विद्यापति द्वारा रचित कीर्तिलता जो है वो प्रमाणिक ऐतिहासिक रचना है, ठीक है। और ये कंक्लूजन दे दूँ, वैसे कोई ज़रूरी भी नहीं है। अंततः यह कहने में कोई अतियुक्ति नहीं कि संपूर्ण हिंदी साहित्य में विद्यापति उस ललित मधुर सौंदर्यमयी काव्य भाषा के जनक है जिसका अनुसरण कर सुर आदि पर्वतीय कवियों में वह मधुर धारा बहाई जिसका रस हम आज तक पान कर रहे हैं, ठीक है। यहीं पे उनका कंक्लूजन ही यही दिया है। इसका मतलब ही यही है कि विद्यापति जो है वो इतने जो है वो परिपक्व कवि थे, इतने सर्वश्रेष्ठ कवि थे कि उनकी काव्य भाषा जो है, उनकी सुंदरमयी काव्य भाषा है वो उसके जनक है, और उनका अनुसरण करके ही जो पर्वतीय कवि रहे हैं यानी सुर आदि जो हैं वो कवि रहे हैं, उन्होंने वो मधुर धारा बहाई है जिसका रस हम आज तक पान कर रहे हैं। सो अब आ जाओ अमीर खुसरो पे। अमीर खुसरो का ये जो लेखक है मेनली, ठीक है, और कुछ भाषाएं भी हैं इसमें। रासु का ग्रंथ का जो है वो अर्थ वगैरह भी देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है वो अबुल हसन था। अमीर खुसरो इनका उपनाम थे, यानी इनका निकनेम कह लो, ये इनका निकनेम था। इनका जो जन्म है वो एटा जिले के पटियाले नामक ग्राम में जो है वो संवत 1310 में हुआ था। यानी इनका जन्म 1310 में एटला जिले के पटियाल नाम के गांव में हुआ था। बचपन में ही ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य बन चुके थे खुसरो ने, और अपने जीवन में जो है अनेक राजनीतिक हलचलों को देखा, यानी अनेक राजनीतिक जो है वो परिवर्तनों को उन्होंने अपने जीवन काल में देखा है। उन्होंने गुलाम वंश के पतन से लेकर तुगलक वंश के आरंभ तक 11 बादशाहों को दिल्ली के सिंहासन पर बैठते देखा था। यानी गुलाम वंश के पतन से लेकर, जो गुलाम वंश था उसके अंत से लेकर तुगलक वंश के आरंभ तक उन्होंने 11 जो बादशाह थे, 11 राजाओं को दिल्ली के सिंहासन पर बैठते हुए देखा था। यानी उनका जो है वो
क्या कहते हैं इसको, यानी उनके राज को उन्होंने देखा था। जो खुसरो हैं वो फ़ारसी के विद्वान और उसके प्रसिद्ध कवि भी थे, लेकिन उन्होंने फ़ारसी के विद्वान होते हुए भी हिंदी को पर्याप्त सम्मान दिया है। उन्होंने हिंदी के साथ कोई ज्यादती नहीं की है। वे खड़ी बोली की आदि कवि माने जाते थे। इनकी मृत्यु जो है वो संवत 1382 में हुई। वो बड़े ही विनोदी, सहृदय और मिलनसार व्यक्ति थे। यानी उनका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा विनोदपूर्ण, सहृदयी और मिलनसार था। ठीक है। खुसरो की जो रचनाएं हैं हिंदी में हमें मिलती हैं, उनमें से कुछ पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं तथा दो सुखनों हैं। ठीक है, दो सुखनों इनकी रचनाएं हैं। हमें पहेलियाँ तो पता है भाई। ठीक है, अब दो सुखनों देख लेते हैं। दो सुखनों क्या होता है? दो सुखनों होता है कि यानी जिसमें दो प्रश्नों का एक उत्तर दिया गया, यानी बात दो बोली गई हैं। ठीक है, लेकिन उनका उत्तर बात दो पूछी गई है या दो घुमाई गई हैं या दो बातें जो हैं वो बोली गई हैं, लेकिन उनका उत्तर जो है वो एक ही है। ठीक है, ये होता है दो सुखनों। पहेलियाँ हम सबको पता है। मुकरियाँ होता है यानी बूझो तो जानने में बात करना, यानी कोई भी बात कर रही हूँ मैं, कोई भी घुमा फिरा कर मैंने बात कर दी और मैं लास्ट में ये बात कर दूँ, बूझो तो जाने। यानी एक तरह से पहेलियों के प्रकार होते हैं, लेकिन पहेलियों में जो है वो ज़्यादा हम घुमा देते हैं चीज़ों को, इसमें हम इतना चीज़ों को घुमाते नहीं हैं। जिनसे कौतूहल तथा विनोद की सृष्टि होती है। ये लिखो तो लिख लेना, नहीं लिखो तो कोई ज़रूरत इसकी, इस लाइन की ऐसी है नहीं। तत्कालीन काव्य दर्शकों में कविता न करके, यानी उस समय की जो साहित्यिक भाषाएं थी उन्होंने उसमें रचना न करके बल्कि आम जन की भाषा जो थी उस समय पे हिंदी, उसमें रचना की है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को उनके ग्रंथों का, उनकी जो वो संदेश देना चाह रहे हैं वो पता चले, उनकी रचनाओं के बारे में पता चले और आम जन को वो सभी चीज़ें जो है वो समझ में भी आए। फारसी के समान हिंदी को काव्य भाषा माना है, यानी उन्होंने हिंदी को भी फारसी के समान ही काव्य भाषा माना है। खालिब कारी कोश में, यानी जो उनका खालिब बारी जो कोश था उसमें उन्होंने अरबी, फारसी और हिंदी के पर्याय दिए हैं। इनकी भाषा में कभी कभी कहीं कहीं खड़ी बोली के साथ जो है वो ब्रजभाषी शब्द भी मिलते हैं। ठीक है, भाषा का चलता रूप इनकी विशेषता रही है। ये ना लिखो, बेटर रहेगा, क्योंकि गलती हो जाएगी तो मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो तुमने लिखने को ज़रूरत भी नहीं है। विनोदपूर्ण कविता के लिए खुसरो को हिंदी का महत्वपूर्ण कवि माना जाता है। वे मनोरंजन और रसिकता के अवतार थे। यानी उनकी जो कविताएं जो थी वो अधिक विनोदपूर्ण रही थी, इसी वजह से उन्हें जो है हिंदी का महत्वपूर्ण कवि माना जाता है। और वे मनोरंजक और रसिकता के अवतार थे। यहाँ पे मैंने बता दिया था कि दो सुखन क्या होता है। दो सुखन अर्थात जिनमें दो या दो से अधिक प्रश्नों का एक ही उत्तर हो। अब आ जाओ बीसल देवरासु पर। बीसल देवरासु के बारे में वैसे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन जल्दी जल्दी से यहाँ पे भी कवर कर लेते हैं इसको। ठीक है, इस ग्रंथ की अब तक विभिन्न स्थानों पर 27 के लगभग प्रतियाँ उपलब्ध हैं। यानी बीसल देवरासु की अभी तक अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर 27 के लगभग, यानी 27 के आसपास जो है प्रतियाँ यानी कॉपीज़ उपलब्ध हैं, कॉपीज़ मिलती हैं। विभिन्न विद्वानों ने इसके पृथक संस्करणों का प्रकाशन भी करवाया, यानी अलग अलग विद्वानों ने इसके जो शक्त संस्करण थे, पृथक संस्करण थे, उनका प्रकाशन भी करवाया है, जिसमें से जो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त है उनका संस्करण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस संस्करण का जो रचनाकाल है वो संवत 1272 है और सन 1215 है। ठीक है, इसके जो रचयिता है वो नरपति नाहला है। यहाँ पे फिर से 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कुछ आलोचक जो है वो नरपति नाहला को एक गुजराती कवि नरपति से अभिन्न मानते हैं। अभिन्न होता है मिलता हुआ मानते हैं, उनके समान मानते हैं, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि हर कवि अपने आप में जो है वो बहुत ज़्यादा अलग होता है। उनकी रचनाएं अलग होती हैं, उनका लिखने का ढंग अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है। ठीक है, इसमें विग्रह राज चतुर्थी, यानी बीसल देव का जो है वास्तविक नाम क्या था? विग्रह राज चतुर्थी। यहाँ पे भी 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, तो इसमें काफ़ी सारे 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे देख लेना, मार्क कर लेना। ठीक है, कुछ आलोचकों ने नरपति नाहले को इसमें विग्रह राज चतुर्थ यानी बीसल देव का भोज कुमार की पुत्री राजमती के साथ प्रेम विवाह आदि का वर्णन है। यानी जो बीसल देव थे, बीसल देवरासु एक जो है वो वीर काव्य होने के बजाय, वीर ग्रंथ होने के बजाय, बल्कि जो है एक वीर काव्य बनकर रह गया है। क्योंकि बीसल देव जो है वो एक योद्धा थे, लेकिन इसमें उनका वर्णन न करके, इसमें उनकी जो वीरता है, शूरवीरता जो है उसका वर्णन न करके, बल्कि उनके प्रेम विवाह आदि का, उनके वैवाहिक जीवन आदि का वर्णन किया गया है। ठीक है,
तो इसमें जो उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो रानी थी राजमती, जो कि भोज परमार के पुत्र थे, उनके साथ उनका प्रेम विवाह आदि का वर्णन है। ये जो कथा है इसको 4 खंडों में विभाजित किया गया, विभक्त किया गया, यानी विभाजित किया गया है। पहले खंड में जो है वो उनकी बीसल देव की भी भोज परमार की पुत्री राजमती के साथ विवाह की घटना है, यानी पहला उनके विवाह की घटना पहले खंड में। दूसरे खंड में जो है वो बीसल देव जो हैं वो रूठ के उड़ीसा चले जाते हैं। तीसरे खंड में जो है वो राजमती का विरह वर्णन है तथा भोज द्वारा अपने पुत्र को घर ले जाने का प्रसंग है, ठीक है। और जो चौथा खंड है उसमें जो बीसल देव हैं वो राजमती को वापस ले आते हैं। इन सभी का इसमें वर्णन है। तो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे बस यही है कि भाई बीसल देव का जो है वो भोज परमार के पुत्र राजमती के साथ प्रेम विवाह आदि का वर्णन है। 4 खंडों में इसे विभाजित किया गया है। कौन कौन से खंड है वो हमने बता लिए। कौन कौन से खंड है, पहला तो ये है कि उनकी विवाह की घटना है। दूसरे खंड में वो बीसल देव जो है वो उनसे रूठ कर उड़ीसा चल जाते। तीसरे खंड में जो है विरह वर्णन है कि किस तरह राजमती के जो पिता हैं वो भोज द्वारा अपने पुत्र को अपने घर ले जाते हैं। और चौथे खंड में जो बीसल देव हैं वो राजमती को वापस ले आते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं। पुस्तक में लेखक द्वारा वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग होने के कारण नरपति को बीसल देव का समय समीप माना जाता है, यानी वर्तमान कालिक क्रियाओं का, यानी आज के समय की क्रियाओं का प्रयोग होने के कारण जो है लोगों को लगता है, विद्वानों को लगता है कि जो नरपति हैं वो बीसल देव के समय समीप हैं, यानी समय समीप क्या होता है, उसी समय की है। लेकिन यदि ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन किया जाए, ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो इस सत्य की पुष्टि नहीं होती है कि जो हमारे जो उस समय के रचनाकार थे नरपति अहल्या जो थे वो उन्हीं के समय के थे, ठीक है। भोज परमार और बीसल देव के समय में जो है वो 100 वर्ष का अंतर है। दूसरा जो है बीसल देव के वीर योद्धा थे, लेकिन इस काव्य में उनकी वीरता का वर्णन कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलता है। यदि इस दृष्टि से देखा जाए, ऐतिहासिक दृष्टि से यदि हम अध्ययन करते हैं तो विद्वानों को इससे निराशा ही होती है, क्योंकि बीसल देव एक वीर थे। उनकी वीरता का वर्णन होने की बजाय इसमें उनके जो है वो विरह काव्य, उसमें जो है उनकी विरह का जो है वो वर्णन किया गया है। अब हम कहते हैं बीसल देव रासों में कवि का लक्ष्य जो है वो बीसल देव की वीरता का गान न होकर बल्कि नारी चरित्र का गुणगान करना ही। हम बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं कि उसमें बीसल देव की वीरता का गान न करके बल्कि नारी चरित्र का गुणगान किया है। इस रचना का केंद्रीय पात्र जो है वो रानी राजमती रही हैं और उसी का विरह वर्णन इसमें प्रमुख है, यानी उन्हीं से बिछड़ने का जो है वर्णन इसमें प्रमुख है। प्रस्तुत रासो वीर काव्य न होकर बल्कि विरह काव्य है, यानी ये जो ग्रंथ है ये वीर काव्य न होकर विरह काव्य के रूप में रह जाता है। और बीसल देव रासो में अनुभूति की सहज अभिव्यक्ति है। बीसल देव रासो में अनुभूति की सहज अभिव्यक्ति है। ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये लाइन देखो देखने में बड़ी आसान सी है, बड़ी अटपटी सी भी लग रही होगी, भाई अनुभूति की सहज अभिव्यक्ति है, क्या कह रही है भाई। इसमें ये है इस लाइन में कि जो कुछ भी उस समय बीसल देव ने अनुभव किया था, जो कुछ भी उन्होंने महसूस किया था उसका सरल शब्दों में जो है सरल तरीके से उसकी अभिव्यक्ति की गई है, सहज तरीके से अभिव्यक्ति की है, जिसे समझना किसी के लिए भी कठिन नहीं है। यानी बीसल देव की अभिव्यक्तियों का, बीसल देव की अनुभूतियों का, उनके जो भी चीज़ें उन्होंने महसूस की, जो भी चीज़ें उन्होंने अनुभव करी, उनका जो है इसमें जैविक चित्रण, जैविक अभिव्यक्ति इसमें देखने को मिलती है। बीसल देव रासो की जो भाषा है वो राजस्थानी है। फिर से कहीं यहाँ पर 1 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। कहीं कहीं गुजराती के शब्द तथा अरबी फारसी आदि के प्रयोग भी मिलते हैं, जो कि इनकी भाषा में जो है वो आना स्वाभाविक था, क्योंकि उस समय तक देश पर मुसलमानों का जो है वो राज था और इन भाषाओं का आना जमापर जो है वो बहुत ही ज़्यादा आम बात हो गई थी। ये परमाल रासो और कर लेते हैं, ये आसान सा है, फिर 2-4 ही रह जाएंगे, ठीक है। फिर 3 ही रह जाएंगे, वो 3 थोड़े से बड़े बड़े से हैं, तो हम परमाल रासो को भी अभी ख़त्म कर लेते हैं। परमाल रासो यानी आह्लाय खंड, परमाल रासो को हम आह्लाय खंड भी बोलते हैं, ठीक है। परमाल रासो यानी आह्लाय खंड कवि जनक की कृति है, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन फिर से बन रहा है। जनक कालिंजर के राजा परमरी देवी यानी परमाल के दरबारी कवि थे। यानी जगनीक जो हैं वो परमाल के दरबारी कवि थे, जिनका जो वास्तविक नाम है वो परमरिक देव है।
कुछ हालांकि इस ग्रंथ को पृथ्वी स्टार्टिंग में ना कुछ आलोचक जो थे वो इसे पृथ्वीराज के महोबा खंड के रूप में मानते थे कि पृथ्वीराज का महोबा खंड है, लेकिन बाद में इसकी जो स्वतंत्र सत्ता है वो स्वीकार कर ली गई थी। आलय खंड में महोबा के दो वीरों आलय और उदल के वीर कृत्यों का गीति शैली में वर्णन मिलता है। ठीक है, ये लोकगीतों के रूप में सारे उत्तरी भारत के गांवों में बड़ा लोकप्रिय बन चुका था। ये जो गीत है वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बन चुका था। फर्रुखाबाद के कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स एलियट ने लोक प्रचलित आलय उदल संबंधी गीतों का संग्रह करवाया और आलय खंड नाम से इसे प्रकाशित करवाया। यानी आलय खंड में महोबा के दो वीर जो थे आलय और उदल, उन वीर कृत्यों का गीति शैली में वर्णन है, यानी गए शैली में यानी गाने वाली शैली में उनका वर्णन किया गया है। और ये जो लोकगीत है ये पूरे उत्तरी भारत के सभी गांवों में बड़े लोकप्रिय हो चुके थे। इसके बाद जो फर्रुखाबाद के कलेक्टर थे मिस्टर चार्ल्स एलियट, उन्होंने लोक प्रचलित आलय उदल संबंधी गीतों का संग्रह करवाया और आलय खंड नाम से एक पुस्तक का प्रकाशन करवाया जिसमें यह सब गीत वगैरह हमें मिलते हैं। इस प्रकार से आलय खंड के गीत जो है वो मौखिक परंपरा से एक लंबे समय में चलते आ रही हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत देखें तो वे इस ग्रंथ के बारे में लिखते हैं कि निसंदेह नए रूप में ऐसे बहुत सी नई बातें आ गई हैं और जनक के मूल काव्य का क्या रूप था यह कहना कठिन है। यानी समय के कारण जो है वो इसमें इसका जो एक नया रूप है वो स्थापित हो चुका और इसमें बहुत सारी नई चीज़ें आ चुकी हैं। लेकिन जिस समय पर इस ग्रंथ की रचना हुई तो उस समय पे जगनीक ने क्या सोच के इसकी रचना की, क्या इसका मूल काव्य था, उसका क्या रूप था, ये कहना बहुत ज़्यादा कठिन है हमारे लिए। ठीक है, इस रचना में वीरता का स्वर तो सुरक्षित है, लेकिन जो वीरता का स्वर है वो सुरक्षित है, लेकिन कथानायक और उसकी भाषा में बहुत सारे पर्याप्त परिवर्तन आ चुके हैं, यानी बहुत परिवर्तन आ चुके हैं। आज भी वर्षा ऋतु में ये जो लोकगीत हैं वो गाए जाते हैं। समय की दीर्घ यात्रा करने के कारण यानी लंबे समय से अस्तित्व में होने के कारण और परिवर्तन आने के कारण जो है इसमें बंदूक फिरंगी आदि शब्दों का भी समावेश हो गया, यानी बंदूक और फिरंगी जैसे शब्द जो हैं वो भी इसमें मिल गए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो इसे अर्ध प्रामाणिक रचना मानते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हम अगले लेक्चर में रासों का अर्थ, संध्या भाषा और डिंगल भाषा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा ये सिलेबस कवर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दैट्स इट।